You have written till introduction, right? Introduction में लिखे होंगे it is passed by central government, so it extends to the whole of India, and it is a social security legislation. Social security में ये एक important legislation है PF का, and since you are all going to be salaried, इसलिए ऐसे otherwise भी PF जानना जरूरी है. अब ये बताइए इस दोनों में डिफरेंस हम बताए हैं, EPF और EPF में क्या होता है डिफरेंस? हाँ, जो एम्प्लॉयड है उनके लिए ईपीएफ है, बाकी जनरल पब्लिक जो भी अपने प्रोविडेंट फंड या रिटायरमेंट के लिए फ्यूचर के लिए कुछ सेविंग्स करना चाहते हैं उनके लिए पीपीएफ होता है. ईपीएफ का खाता कहाँ खुलता है? नहीं, आरबीआई से तुमको कोई मतलब तुम आरबीआई में खाता नहीं खोल सकते. वो ये खाता तो तुम्हारा ईपीएफ नंबर का पैसा कहाँ सेव होता है? ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयड होगे तभी तो अकाउंट खुलेगा, है ना? और ये पैसा कहाँ जाता है ईपीएफ का? हाँ, ईपीएफ तो रहेगा ही. देखो ईपीएफ हो, बाद में सिर्फ एक ओ ऐड कर लेना, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन. this employees provident fund organization is one of the largest social security का one of the largest organizations है. आप इसको ऐसे ही समझ सकते हैं कि अकेले सरकारी नौकरी करने वाले इंडिया में लगभग 7.5 करोड़ एम्प्लॉइज हैं. तो आप सोच सकते हैं कि प्राइवेट कितने होंगे, बाकी सब तो प्राइवेट ही है जो एम्प्लॉयड है. तो आप समझ सकते हैं कि ईपीएफओ में कितना वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन होता होगा. सो दिस वे ईपीएफओ इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस. ओके, अच्छा ईएसआई पढ़ाए थे हम आप लोग को. ईएसआई का पैसा कहाँ जाता था? बैंक में? नहीं. एनीवन फ्रॉम ऑनलाइन यू वांट टू से ईएसआई का पैसा कहाँ जाता है? देखो जैसे ईपीएफओ याद रहा ना, दिस ईपीएफओ, वैसे ही ईएसआई का होता है. इधर देखो, यहाँ देखो, ईएसआईसी, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन. ठीक है, दिस इज एन ऑटोनोमस बॉडी दिस इज एन ऑटोनोमस बॉडी. ये भी ऑटोनोमस बॉडी है और ये भी ऑटोनोमस बॉडी है, और ये दोनों ही बॉडीज वर्क करती है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अधीन. इस दोनों मिनिस्ट्री के अंदर ये दोनों काम करती है. अंडरस्टूड? तो ईपीएफ समझ में आया. ईपीएफ का पैसा कहाँ खुलता है? आप एम्प्लॉयड होंगे तभी वो खुलेगा. पीपीएफ का अकाउंट कहाँ खुलता है? हाँ, बैंक में. तुम भी चाहोगे तो पीपीएफ का अकाउंट खोल सकते हो, प्रोवाइडेड कि उसमें तुम हर महीना डालते रहो. मिनिमम 500 होता है, तो बहुत बड़ी रकम नहीं है. आप 500 मिनिमम. पोस्ट ऑफिस में भी खुलता है. पोस्ट ऑफिस इज लाइक अ स्मॉल सेविंग, स्मॉल बैंक ही कंसिडर कर सकते हो. आरडी भी होता है उसमें. ओके, प्रोविडेंट फंड को पहली बार किसने सजेस्ट किया था? किस लेबर कमीशन ने? हाँ, रॉयल कमीशन ऑन लेबर हैड सजेस्टेड कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज काम करते हैं उनका कुछ प्रोविडेंट फंड जैसा होना चाहिए. ठीक है. नाउ इंट्रोडक्शन यू हैव रिटन, देन यू राइट स्कोप एंड कवरेज. पहले तो यही समझ लो, बाद में फिर दूसरी चीज बताते हैं. देखो पहले तुमको आई टोल्ड यू कि दिस इज अ ट्रिपल बेनिफिट स्कीम. आई टोल्ड यू ट्रिपल बेनिफिट में क्या क्या आता था. ईपीएफ, कॉपी देखो ठीक से, लिखे हो अभी? लिखे हो? अभी नहीं लिखे होगे? अभी तो नहीं लिखा है. स्कोप एंड कवरेज लिख लो. देखो ट्रिपल बेनिफिट स्कीम की जब भी हम बात करेंगे तो आप समझ लेंगे कि ये कौन सी स्कीम की बात हो रही है. प्रोविडेंट फंड की बात हो रही है. ठीक है, प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 की बात हो रही है. इसमें 3 स्कीम होता है, ईपीएफ, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, यहाँ देखो वो लिखा हुआ नहीं कॉपी में. दूसरा होता है ईपीएस, अभी लिखवा देंगे इसीलिए हम अभी यहाँ देखो. दूसरा होता है ईपीएस, एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम. ठीक,
एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम, और तीसरा होता है ईडीएलआई। हम सब लिखवा देंगे, टेंशन नहीं लेना। तीसरा होता है ईडीएलआई। ईडीएलआई क्या होता है? एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस। दिस इज एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस। तीन बेनिफिट समझ में आ रहा है एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस। देखो, ये आपको पता चला ना कि गवर्नमेंट ने पेंशन हटा दिया। पहले क्या होता था ट्रिपल बेनिफिट स्कीम में? पहले जो हम आपको एलिजिबिलिटी में बताए हैं, एलिजिबिलिटी पीएफ में जाने के लिए पहले 6,500 रुपए था, ठीक है? 6,500 रुपए तक जिसका बेसिक क्लास डीए होगा उनको पीएफ कंपलसरी है। अब इस 6,500 का ब्रैकेट को बढ़ा करके कितना कर दिया गया? 15,000 कर दिया गया। 15,000 कर दिया गया। तो देखिए, जब पेंशन था, ईपीएफ हुआ, ईपीएस हुआ, ईडीएलआई हुआ, इस तीनों स्कीम में जो एम्प्लॉयर होता था ना और एम्प्लॉय, आप एम्प्लॉय है, आपका 12% कटेगा। कैसा? मान लो तो 15,000 का 12% निकाल लो, इतना पैसा मान लो एक्स आया, ठीक है? एक्स पैसा तुम्हारा कटने वाला है, ठीक है? इतना पैसा तुम्हारा 12% 15,000 का कटने वाला है। मिनिमम सैलरी पे हम, मैक्सिमम सीलिंग पे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं ईज ऑफ कैलकुलेशन के लिए कि इतना हो गया। कितना आया इसका? 1800 आया। तो क्या होता था कि तुम्हारा 12% कटा, उतना ही एम्प्लॉयर देगा, देगा ना? हाँ, एम्प्लॉयर भी उतना ही देगा। लेकिन इसमें एक और बात समझो, these I'll not give you in writing, इतना डिटेल्स हो जाता है, पर समझ रहे हो तो समझ ही लो। हो सकता है कि तुमको ये फील हो कि अभी मुझे, मेरा घर से हम सक्षम है, पैसा है मेरे घर में, मेरे फादर का बिजनेस है, अभी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे पैसे की जरूरत नहीं है उतनी। तो आप सोचेंगे कि मे बी रिटायरमेंट के टाइम पे हमको ज्यादा पैसे की जरूरत हो जाएगी, तब कोई सपोर्ट नहीं होगा, एवरीथिंग आई विल बेयर इट ऑन माय शोल्डर्स। तो आप क्या करेंगे? आप ज्यादा प्रोविडेंट फंड भी कटवा सकते हैं, 12% से ज्यादा तुम कटवा सकते हो। तो फिर चाहोगे कि अच्छा एम्प्लॉयर भी बराबर देता है तो वो भी हमको दे दे 19% पे, ऐसा नहीं होगा। ऐसे तो सब अपने मन से, बहुत लोग हैं जो घर से धंधाने से भरपूर है, तो ऐसे तो सरकार के ऊपर बहुत बर्डन पड़ जाएगी। तो तुम अपना ज्यादा पैसा कटवा सकते हो, बट द एम्प्लॉयर इज नॉट ऑब्लाइज्ड टू पे यू more than what it is on upper bracket of 15,000। यानी सरकार कितना पेमेंट करेगी? 15,000 पे, 15,000 पे पेमेंट करना इसका मैक्सिमम हो जाएगा। 15,000 हाँ, तो 15,000 का ही 12%। मान लो तुम 19% कटवाते हो तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन वो 12% पे ही देगी। ये समझ आया? वो नहीं देगी तुमको। तुम ये सोचोगे कि एक्ट में तो ये लिखा हुआ है कि जितना हम करेंगे उतना ही एम्प्लॉयर को भी देना होगा, तो दैट होल्ड्स ट्रू जब आप 12% कटवा रहे हैं। उससे ज्यादा अगर कटवाएंगे, आपको छूट है, आप कटवा सकते हैं, पर वो आपको 12% देगी, ठीक है? कटवाएगी तो सैलरी कम आएगी ना, वो पैसा कटवाएगा 19%, उसका सैलरी तो कम आ जाएगा, इनहैंड आएगा। वही तो हम बोले कि मे बी यू डोंट नीड दैट सैलरी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बहुत लोगों का अदर सोर्स ऑफ इनकम होता है, रेंट होता है या कोई और चीज होती है, लेकिन एक बार आप प्रोविडेंट फंड के समय में आपका पैसा ज्यादा आएगा। दैट इज द मेन एजेंडा बिहाइंड दिस। हो गया? मान लो कि इसका तुम्हारा जो 12% कटता था, ये 12% टोटली तुम्हारा ईपीएफ में जाता था। ये 12% तुम्हारा टोटली ईपीएफ में जाता था, बट जो एम्प्लॉयर होता था उसका डिविजन होता था। देयर वाज अ डिविजन बिटवीन व्हाट एम्प्लॉयज पे फॉर दिस अकाउंट एंड दिस अकाउंट। समझ आई बात? हाँ, तो एम्प्लॉय का 12% इसमें जाता था। जो एम्प्लॉय थे
they never used to contribute towards pension. एम्प्लॉय नहीं कंट्रीब्यूट करते थे पेंशन पे, ठीक है। लेकिन जो एम्प्लॉयर था उसका 8 कैन यू बिलीव इट कि 8.33% जाता था पेंशन में, माने तुम्हारा जो तुम्हारे लिए वो 12% देगा, उसका 8.33% कहाँ गया ईपीएस वाले स्कीम में, सिर्फ 3.67 जाता था प्रोविडेंट फंड। अभी पूरा 12% प्रोविडेंट फंड में जाता है। तो समझ आई? तुम लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन पूछे थे, इसलिए तुमको क्लियर कर रहे हैं। तो तुम ये देखो कि पेंशन हटाने से क्यों लोगों में इतना रोष आया। सिर्फ 3.67 जाता था प्रोविडेंट फंड में, इतना पैसा तो तुम मनी ट्वाइस द मनी वाज देयर इन ईपीएस स्कीम, तभी तो सरकारी नौकरी का चांस था कि पेंशन मिलता था, और 3.67 से जाता था पीएफ में। अब तुम्हारा पीएफ और इसका पीएफ मिला करके तुम्हारे प्रोविडेंट फंड में कितना जमा होता है अब, मतलब तुम्हारे प्रोविडेंट फंड में कितना पैसा जाता था 15.67 पहले। अब भी जाता है उनका जिनकी सैलरी 15,000 से कम है, और जिनकी ज्यादा है उनका सारा पैसा पीएफ में जाता है। 15 इन दोनों को जोड़ के, दोनों को जोड़ दो। हाँ, माने एम्प्लॉयर दिया ना तुमको इतना एंड यू कंट्रीब्यूटेड दिस मच, टोटल तुम्हारे प्रोविडेंट फंड के अकाउंट में कितना गया 15.67%, ये तुम्हारा प्रोविडेंट फंड हुआ, ठीक है। ये अभी भी वैसा ही है, लेकिन ये सिर्फ अब गवर्नमेंट ये बोली है कि 15,000 से अप टू 15,000 जिनकी सैलरी है उनके लिए है, जिनकी 15 से ऊपर है उनका पूरा का पूरा 12% प्रोविडेंट फंड में चला जाता है। 15,000 तो बहुत कम अमाउंट के लोगों का है ना, वो तो लेबर क्लास ही में नहीं होगा। That is basic. 15 is basic plus DA. That is not total salary. नहीं मैम, तो वैसे में तो नहीं है, ईपीएस में सिर्फ ईपीएस में जाता है। EPS is pension scheme, which is जिसमें कि जाता है पर अप टू 15,000 जिनकी सैलरी है उनका EPS में जाता है, ठीक है। Government has launched a new scheme ना, you know about this national pension scheme. ये 10% गवर्नमेंट ने क्या दलील दी इसमें कि ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इन्वॉल्व हो सकता है, सब सोच सकता है ये वो जो। तो अभी क्या हो गया, क्योंकि सारा पैसा प्रोविडेंट फंड में चला जाता है, इसलिए अब जो सरकारी लोग रिटायर कर रहे हैं 2004 के बाद, उनका प्रोविडेंट पैसा बहुत ज्यादा है, यानी जमा राशि जो एक साथ मिलती है वो ज्यादा मिलने लगेगी अब। उसमें भी वो भी उसमें चला जाएगा। हाँ हाँ हाँ, 15 से ऊपर वालों के ऊपर, बाकी नीचे वालों को अभी भी है कंट्रीब्यूशन कुछ, ठीक है। और आप समझिए एक आध चीज, आप ये चीज टोटली यहाँ बैठ के एक केस में नहीं समझ सकते, इसलिए क्योंकि जब एनपीएस की बात होती है तो उसमें आर्म फोर्सेस एक्सक्लूडेड है, उनका अपना कुछ सिस्टम है, और भी चीजें हैं जैसे कि ईएसआई जब पढ़े थे तो तुम ये लिखे थे ना कि 20 और मोर पर्सन्स आर एम्प्लॉयड, यू रिटन दिस, लेकिन जहाँ 10 लोग हैं वहां भी तो लगता है ईएसआई, वो एग्जेम्पशन है, वो एक्सेप्शन है, ठीक है। और वो एग्जेम्पशन है इस एक्ट के लिए क्योंकि वहाँ स्टेट गवर्नमेंट लिख करके देती है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में ईएसआई लगाना चाहते हैं, कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं एक वेलफेयर के तौर पे, ताकि इस एम्प्लॉयर का रेपुटेशन अच्छा रहे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अपने ऑफिशियल गैजेट में निकालती है, पब्लिश करती है, ठीक है। तो बहुत सारे एक्ट में बहुत सारा एक्सेप्शंस होता है, ठीक है। एनपीएस में भी बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, वो पूरा का पूरा एक स्कीम है जो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, अंडरस्टूड। पीएफ कितने लोगों पे लगता है, किसी प्लेस पे कितने लोग होने चाहिए, 20, ठीक है। और देखो जो गवर्नमेंट माने इस एक्ट के शेड्यूल 1 में, शेड्यूल 1 जो शेड्यूल्स होते हैं एक्ट में 1, 2, जैसे कॉम्पेंसेशन एक्ट पढ़ोगे तो उसमें 4 शेड्यूल है, किसी में परसेंटेज डिसेबिलिटी है कि इतना परसेंट डिसेबिलिटी होने पे इतना परसेंटेज कहलाएगा, किसी में
ये मेंशन किया हुआ है कि कौन कौन से डिजीज को ऑक्यूपेशनल हैजार्ड माना जाएगा। माने कि अगर ऑर्गेनाइजेशन, बहुत मोटी रकम पे करनी पड़ती है ना ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो क्लियरली ये डिफाइन करते हैं कि क्या क्या डिजीज आपको ऑर्गेनाइजेशन में 6 महीने काम करने के बाद अगर होती है तो आपको ऑक्यूपेशनल डिजीज माना जाएगा उसको। ठीक है, तो ऑक्यूपेशनल डिजीज है, किसी में लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज है, दूसरे में लिस्ट ऑफ वर्क है जिसमें कॉम्पेंसेशन पे किया जाएगा, दूसरे शेड्यूल में लिस्ट ऑफ वर्क माने ऐसा थोड़ी है कि हर काम में तुम हाथ पैर काट लोगे तो कुछ ऐसा होगा। देयर इज लिस्ट ऑफ वर्क, कि क्या लिस्ट ऑफ वर्क जेसीबी चलाने वाले हैं, वो ऐसा बहुत बड़ा लिस्ट है। उसी तरह से पीएफ एक्ट के लिए सरकार के पास शेड्यूल 1 है। शेड्यूल 1 में जो फैक्ट्रीज दी हुई है, लिस्टेड है, सिर्फ वो फैक्ट्रीज में ही पीएफ का एक्ट लगेगा। लगभग सारी फैक्ट्रीज उसमें मेंशन ही है जो लमसम काम करती हैं, पर फिर भी कुछ फैक्ट्रीज उससे एक्सेप्टेड है। ठीक है, तो जब आप पढ़ते हैं व्हेन यू स्टडी कि नहीं 12% कटता है मेरा, तो आप लोगों को मालूम है कि 10% भी कटता है, नहीं मालूम है। इसीलिए हम बोले तुमको कि किसी एक चीज को पकड़ के मत रखना, ये एक्ट है, इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस है, और एक्ट माने पढ़ने का मतलब है कि उसको जब तक पूरी तरीके से नहीं पढ़ोगे तो यू कैन नॉट कम एट सम कंक्लूजन। 10% किस फैक्ट्रीज में लगता है? उनका सैलरी बहुत कम होगा, जिनका सैलरी बहुत कम होता है, जैसे जूट की इंडस्ट्री, जूट मिल, ईटा की इंडस्ट्री, इस तरीके की जो इंडस्ट्रीज हैं जिसमें कि ऑलरेडी सैलरी बहुत कम है, बहुत कम है, वो लोग फिर अगर 12% कंट्रीब्यूट कर देंगे तो उनके पास एनहांस सैलरी क्या बचेगी खाने पीने की। और वहां के एम्प्लॉयर भी इतने रिच नहीं होते हैं कि वो 12% दे सके, ये भी एक बात है। आए दिन कभी हड़ताल हो गया, कभी सीजनल प्रॉब्लम हो गई, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, तो इन शॉर्ट व्हाट इट इज सेड दैट 10% का भी कंट्रीब्यूशन सरकार ने बना करके रखा है। ओके, you write down scope and coverage. After that you write scope and coverage. The act is at present applicable in every establishment which is mentioned under, या लिखिए, every establishment engaged in any industry specified in schedule 1 where 20 or more persons are employed. Where 20 or more persons are employed. आपने ये लिखा है ना, the act is at present applicable to every establishment, उसके बाद थोड़ा सा जोड़ लीजिए, which is a factory engaged in any industry, specified in schedule 1 where 20 or more persons are employed. Okay? देखो अभी तो 20 लिखे हो, लेकिन हम तुमको एक्सेप्शन बताते हैं। न्यूज़पेपर का जहाँ एस्टैब्लिशमेंट होगा वहाँ 10 पे भी एप्लीकेबल हो जाता है, जहाँ सिने वर्कर्स काम करते हैं, मीडिया वाले, वहाँ 5 पे भी एप्लीकेबल हो जाता है। तो ऐसी बहुत छोटी छोटी चीजें एक्ट में डिफरेंस क्रिएट करती है, जिसको जब तक आप बहुत डिटेल्स में एक्ट नहीं पढ़ेंगे तब तक यू कैन नॉट स्टिक टू वन थिंग ओनली कि ऐसा ही होता है, उसमें बहुत सारा तोड़ मड़ोड़ होता है एक्ट में। ठीक है, नेक्स्ट यू राइट एलिजिबिलिटी।
Eligibility. The wage ceiling for an employee, the wage ceiling यानी upper bracket CEILING spelling same होती है, meaning अलग होता है. The wage ceiling for an employee, the wage ceiling for an employee to be eligible for the PF scheme is rupees 15,000 per month. Is rupees 15,000 per month. कितना है इसका सीलिंग? 15,000. DSI का कितना था? कितना? DSI का भी 20,000 था ना? Up to 21,000. 21,000. ग्रेजुटी का क्या है एलिजिबिलिटी? 5 years of continuous service. इसके बाद पेरोल के बाद हम आपसे टेस्ट लेंगे पूरा कोर्स खत्म होने के बाद. हालांकि 2 दिन का क्लास अभी तो लेक्चर हो रहा है. बस 2 दिन. हाँ, we are almost arriving at the last topic. 15,000 is the upper wage ceiling. यानी सारी कैलकुलेशन देखते हैं. Wait and see. रिटर्न ही सही है मैम. 5,000 था. चलो ठीक है. Next you write such act is also known as triple benefit scheme. Such act is also known as इसी में एलिजिबिलिटी में. हाँ triple benefit scheme. EPS 1995 में आया था. एक फैमिली पेंशन स्कीम थी जिसको ईपीएस ने रिप्लेस किया था. उसके पहले भी था पेंशन स्कीम, उसको रिप्लेस किया था नया. जैसे अभी कैसे न्यू पेंशन स्कीम आ गया, उसको रिप्लेस करके सरकार लाते रहती है. सोच विचार उसको हर 10 साल का अमेंडमेंट लिखिए. ट्रिपल बेनिफिट स्कीम में क्या क्या है? ये EDI अभी वाले नहीं है. See, there are so many things. EDLI is Employees Deposit Linked Insurance. ये 1976 में ऐड किया गया. इसमें क्या होता है कि अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाए वर्किंग टाइम पे, ऑफिस में अगर काम करने के दौरान अगर डेथ हो जाए तो उसको प्रोविडेंट फंड का पैसा तो दिया ही जाता है. उसके अलावा ये जो डेथ बेनिफिट है ये भी दिया जाता है उसके डिपेंडेंट कंडीशन में. डेथ कंडीशन में. मतलब वो फैक्ट्री में अगर डेथ हो तो हाँ नहीं, ये ऐसे इन जनरल कि अगर डेथ हो जाती है तो कम पैसा होता है. इट्स नॉट लाइक कॉम्पेंसेशन और समथिंग. और आई थिंक 1.3 लाख इज द मैक्सिमम अमाउंट. लेकिन वो कैलकुलेट थोड़ा देखना पड़ेगा कि एक्ट में क्या है. समझ में आ गया? एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस. इंश्योरेंस का क्या मतलब होता है? व्हाई डू इंश्योर? व्हाट आर यू टॉकिंग? इंश्योरेंस में फ्यूचर के लिए मैं वो सब ये मतलब मेरे जाने के बाद भी मेरे फैमिली मेंबर को क्या होता है? व्हाट इज इंश्योरेंस? वन वर्ड में अगर इंश्योरेंस एक लाइन में डिफाइन करोगे तो कैसे डिफाइन करोगे? माने पैसा देते हो ना इंश्योरेंस के लिए, पैसा देते हो कुछ, क्यों देते हो, क्या देते हो?
प्रीमियम वगैरह सुने हो ना कि प्रीमियम दिया जाता है, व्हाट इज दैट? कुछ होता है तो बहुत अमाउंट देते हैं वो 10 साल या 5 साल के बाद कुछ परसेंट बढ़ा। लाइफ इंश्योरेंस नहीं होता है वो, नॉट एवरी इंश्योरेंस इज टर्म लाइफ इंश्योरेंस होता है। लाइफ इंश्योरेंस है, टर्म इंश्योरेंस है, मेडिकल इंश्योरेंस है, बहुत तरीके का इंश्योरेंस। कोई भी इंश्योरेंस की बात करो, लमसम व्हाट इज इंश्योरेंस? ये पक्का करना कि जब उस टाइम हमको प्रॉब्लम होगा तो पैसा होगा, वो तो बीमा हो गया ना। वैसे शॉर्ट में बोलेंगे तो बीमा, बट ये नहीं उसका मीनिंग है बीमा। अच्छा, इसको ये अरे टैक्स बचाने का प्राइमरी पर्पस इंश्योरेंस में ही नहीं होता है। देखो जैसे पापा लोग LIC कराए, क्या है? करवा देते हैं, खर्चा नहीं। इट्स अ प्रीमियम अगेंस्ट रिस्क, किसी भी तरीके का रिस्क जो आप लोग बोले कि लाइफ का रिस्क हो या मेडिकल चीजों का रिस्क हो, तो उसी तरीके से इंश्योरेंस में भी कुछ पैसा, बहुत कम अमाउंट 0.5 ऐसा % देता है एम्प्लॉयर, जमा करता है, ताकि अगर कुछ हो जाए एम्प्लॉय को काम करने के दौरान, देन उसका प्रोविडेंट फंड का पैसा तो उसका राइट है ही है, बाकी डेथ बेनिफिट्स भी प्रोवाइड की जाती है। ओके, अब देखिए प्रोविडेंट फंड से पार्शियल विड्रॉल अलाउड होता है। क्या आप जानते हैं क्या प्रोविडेंट फंड का कुछ पैसा निकाल सकते हैं? शादी के लिए, घर बनाने के लिए। म्यूचुअल फंड नहीं, ये प्रोविडेंट फंड की एक्ट की बात है। और क्या करेंगे? चल में निकाल सकते हैं, क्या कंडीशन से? शादी के लिए, घर बनाने के लिए, या कोई इमरजेंसी केस आ जाए, या कोई इमरजेंसी नहीं, बताइए उसका टर्म्स एंड कंडीशंस बताइए। ये बोली शादी के लिए, तुम बोले कोई मकान बनाने के लिए, हाँ, बच्चों की पढ़ाई के लिए। यस, तब हम नहीं, ये सारे कंडीशंस हैं जिसमें कि आप PF का पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। ओके, प्रोविडेंट फंड का पार्शियल विड्रॉल किया जा सकता है, क्योंकि प्रोविडेंट फंड का पैसा थोड़ा थोड़ा जमा करते करते काफी पैसा हो जाता है, तो उसमें वो प्रॉपर प्रोसेस होता है। जैसे एजुकेशन में अगर आप लोन लेने के लिए जा रहे हैं और प्रोविडेंट फंड से पैसा निकालना चाहते हैं, यू नीड टू गिव दैट सर्टिफिकेट, कॉलेज का ऑफर लेटर वगैरह सब कुछ देके देन यू कैन विड्रॉ सम अमाउंट। ओके, कॉलेज का ऑफर लेटर, कॉलेज का एडमिशन लेटर, सॉरी, जिस कॉलेज में, उस कॉलेज में आपने काउंसलिंग करवा ली, अब ऑथेंटिकेट हो गया, पेरेंट्स को शो करना होगा ना। हाँ, प्रोविडेंट फंड तो पेरेंट्स ही निकालेंगे। अब देखिए ये लिखिए कंट्रीब्यूशन, राइट नाउ कंट्रीब्यूशन। The employer and employees, the employer and employees both contribute 12% of wage to the contribution account. To the contribution account. The employees also contribute towards administration of the under the act. Under the act. मतलब 12% दिया, उसके बाद वो कुछ परसेंट, जैसे 1.10% के आसपास है। देखो EPFO is such a big organization और यहाँ पे ये ट्रिपल बेनिफिट स्कीम चलती है। ये इतना बड़ा अकाउंट है कि इसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, यानी इसके स्मूथ रनिंग के लिए, the employer is obliged to pay you a little. The employer is obliged to pay the administration, pay government regarding administration of this account. 1.10% थोड़ा पैसा ही एम्प्लॉयर जमा करती है, किसके लिए? ताकि उसका एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथ। समझ में आई बात?
एम्प्लॉय नहीं, तुम्हारा काम सिर्फ 12% का है, वो एम्प्लॉयर पे करता है। तो एम्प्लॉयर तो ऐसे अपनी कंपनी को बहुत सारे अमाउंट पे करता है। अपनी कंपनी को नहीं, ये गवर्नमेंट के पास पैसा जमा होता है। अच्छा, और इसका फिर एट लास्ट इसका लास्ट क्या होता है? लास्ट में ये गवर्नमेंट के पास पैसा जाती है ना। आप जैसे तुम टैक्स देती हो, किसको दी? गवर्नमेंट को दी, फिर तुम्हारा काम खत्म। फिर सरकार उसको किस तरह यूज करती है, जैसे ईपीएफओ चलाने के, तो इतने सारे एम्प्लॉइज तो ईपीएफओ में भी होंगे ना। अच्छा, तो एज अ टैक्स एज अ नॉट एज अ टैक्स बट एज अ, वो फिर रिटर्न तो होगा नहीं। नो नो, जाएगा तो वो उनको पेमेंट करना है, ठीक है। व्हाट आर यू बोथ डूइंग? बेटर कम एट टाइम। अच्छा, आप क्लास के आधा से बैठोगे तो फिर ऐसा ही होगा। हम इसको याद किए इसके बारे में। ओके, पूरा क्लास लेने के बाद ऐसे बोलोगे कि कुछ समझ में नहीं आया। आई विल आस्क यू, डोंट वरी, जब भी तुम क्लास पूछेंगे, ठीक है। ये समझ में आया? एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, यानी कि कुछ जैसे कि ऐसे तुम टैक्स देते हो थोड़ा, सर हम लोग भी तो टैक्स दे रहे हैं ना, इवन इफ यू आर नॉट वर्किंग, यू आर पेइंग टैक्स। पिज्जा खाते हो, उसमें इंडायरेक्ट टैक्स दे रहे हो कि नहीं? रेस्टोरेंट्स में रोड टैक्स, टोल टैक्स वगैरह दे रहे हैं आप। टोल टैक्स इज स्टिल नॉट योर टैक्स, वो पापा देते हैं। लेकिन ये सिर्फ तुम्हारी बात करो, अगर हम हर एक स्नैक्स पे हर एक सामान पे टैक्स इंडायरेक्ट टैक्सेस दे रहे हो ना, फिर वो गवर्नमेंट रन करने के लिए यूज करती है। सोशल असिस्टेंस के लिए समय में आता है कि हमारे टैक्सेस से ही ना सोशल असिस्टेंस यूज होता है। समझ में आई बात? इतना सा समझ में आया? दिस टॉपिक इज ओवर नाउ। आज हम लोग एक टॉपिक का बस थोड़ा सा प्रोसेस करेंगे। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू डिटेल्स। आप जब टेस्ट कीजिएगा हाँ, तो दुर्गा पूजा के बाद ना टेस्ट के लिए परेशान होंगे, तो टॉपिक बता दीजिएगा। ऐसे दोनों पूरा पेरोल टॉपिक क्या बोलना है? बस एक बार आप आपका वीडियो सारा देख लो। बस हां, यू हैव बीन इन द दुर्गा क्लास पूजा नाउ। के बाद अभी कोई नहीं आया, तो फिर हम लोग बस बच गए। सभी लोग आंसर कर देंगे। 4-5 लोग आ रहे हैं। आंसर दे देगा मुझे ना। चलो। और पूछिएगा। अच्छा चलो ठीक है, बात करेंगे। नाउ वी विल स्टार्ट पेरोल प्रोसेस। ये खत्म है। हाँ, यही करते हो तुम लोग क्लास के समय में, और उसके बाद फिर ध्यान नहीं रहता है। देखो पेरोल प्रोसेस, अब आप लोग खुद बताएंगे एक एक करके पेरोल प्रोसेस क्या है। इतना सैलरी पढ़े, कॉम्पेंसेशन पढ़े, बेसिक पे पढ़े, वेज पढ़े, बाकी भी चीजें तुम लोग को एक्ट पढ़ाए, स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस पढ़ाए, क्या होता है, लीव्स के बारे में बताए, ठीक है। देयर आर अदर फैक्टर्स आल्सो जो हम तुमको जोड़ के बताए, जैसे कि पेरोल में परफॉर्मेंस अप्रेजल, थोड़ा सा रिक्रूटमेंट सिलेक्शन के बारे में भी वैसे बताए कि ये सारी एक्टिविटीज को पेरोल के साथ ऐड किया जाता है। फॉर पेइंग एम्प्लॉइज सैलरी नॉट इन प्रोसेस, नॉट हियर, नॉट प्रोसेस, ठीक है। ये हुआ। अब आप लोग ये समझिए, पेरोल सॉफ्टवेयर आता है, पहले भी बता चुके हैं कि पेरोल का सॉफ्टवेयर आता है, उसमें डेटा फीड करके एंड देन यू कैरी आउट ऑल दीज एक्टिविटीज। लेकिन ये इतना सिंपल प्रोसेस नहीं होता है। आई टोल्ड यू ना कि आप सिर्फ एक ईएसआई पढ़ते हैं तब आप समझते हैं कि अप टू 21,000 में किसी की सैलरी 10,000 हो सकती है, किसी की 10,500 हो सकती है, किसी की 10,400 हो सकती है। हर का 3.25% एम्प्लॉयर पे करता है और 0.75 एम्प्लॉय पे करता है। आप सिर्फ एक ही एक्ट लेके के अगर पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कैलकुलेशन का कितना वेरिएशन। अब सोचो कि उस एम्प्लॉय का लीव, उस एम्प्लॉय का अटेंडेंस, उस एम्प्लॉय की का हॉलीडेज, उस एम्प्लॉय का लेट फाइन, एनी डिडक्शंस, कोई लोन होगा तो मान लीजिए इंसेंटिव बेस्ड अगर वो नौकरी कर रहा है, जैसे नाइट शिफ्ट में जो लोग काम करते हैं उनको नाइट अलाउंस भी दी जाती है, ठीक है। व्हाई वुड अदरवाइज समबडी वर्क इन नाइट? कोई चाहेगा नहीं ना अगर उसमें पैसा दुगना नहीं किया जाएगा, तो लगभग डबल पे किया जाता है नाइट अलाउंस में। और नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट नाइट अलाउंस, बहुत सारा जॉब है, जैसे सेल्स का जॉब होता है वो इंसेंटिव बेस्ड होता है ना, कि आप इतना बेच लेंगे तो आपको इतना % इंसेंटिव मिलेगा। सीटीसी में देखोगे बहुत सारी कंपनी का तो सीटीसी में ही लिखा रहता है वो
मतलब सीटीसी लिखेगा वो 4.5 लाख पर एनम 3.5 को लिखेगा 3.5 लाख पर एनम फिक्स्ड और लिखेगा 1 लाख इंसेंटिव। क्या मतलब हुआ इसका? 3.5 लाख तो उसको एनुअली मिलेगा और 1 लाख पर डिपेंड करता है कि वो कितना बेचा। हाँ। तो 1 लाख से कम भी हो सकता है। 1 लाख से कम भी हो सकता है और अगर आपको 1 लाख पूरा चाहिए तो आपको फुल टारगेट इतनी मेहनत करनी होगी, पूरा फुल टारगेट अचीव करो। तो मैम ऐसे तो उसका 3.5 लाख हुआ ना सर, लाइक जो सेल्स में नहीं उतना कर पाएगा। हाँ तो नहीं कर पाएगा तो इज इनकॉम्पिटेंट। तभी तो सेल्स की नौकरी बहुत प्रेशर वाली होती है। आप किसी इंश्योरेंस बेचने वाले से बात कीजिए, किसी बैंक, नाउ यू टॉक टू समबडी हु इज वर्किंग इन बैंक वाले भी बहुत परेशान हैं अब तो। मतलब जब तक कांग्रेस गवर्नमेंट थी तब तक बैंक की नौकरी वाज गुड, बट people who are working, I have many friends who are working in bank, they complain 12 रुपए का इंश्योरेंस गवर्नमेंट लाती है, 12 रुपए का, सिर्फ 12 रुपए का गरीबों को इंश्योरेंस दिया जाएगा। आप 12 रुपए का लाइए, चाहे 2 रुपए का लाइए, चाहे 2 लाख का लाइए, पेपर वर्क तो उतना ही करना पड़ा ना हम लोग को, कन्विंस करना, पेपर वर्क तो उतना ही करना पड़ा। कोविड के टाइम पे जो जन धन खाता में 500 रुपए सरकार ने दिया, बैंक वालों की हालत सोचिए, जिस समय लोग छुट्टी ले ले करके घर पे बैठे थे, उस वक्त बैंक वालों के ऊपर ये प्रेशर था कि आपको ये देना होगा। दे आर लाइक रियली जो भी टारगेट जहां बेस कर दिया। अब तो ये हो गया कि मैनेजर वगैरह को भी जो योनो ऐप आता है उसका नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस दिखाना पड़ता है कि कितना क्या किए। There was one of my friends, she said, यार 500 रुपए का तुम भेज दो उसमें मेरे अकाउंट में, I'll send you 500 बैक, सिर्फ वो रेफरेंस नंबर जनरेट करने के लिए। मतलब टारगेट कंप्लीट हो, कुछ टारगेट होगा उनका कि 1 महीने में इतना करना है। अब यू इमेजिन द काइंड ऑफ प्रेशर दे हैव। ओके, तो पेरोल प्रोसेस सिर्फ हम कहते हैं कि सैलरी का प्रोसेसिंग है, बट इट इज नॉट एन इजी टास्क। आप आज एक चार्ट बना लीजिए सिर्फ, and in the next class we will elaborate this payroll process। heading दे दो payroll process और फिर लिखो, बनाओ चार्ट। आकांक्षा, कंटिन्यू बोलेंगे तो खुद ही वर्ड्स में कंफ्यूज हो जाएंगे। payroll, post payroll, payout and reporting process। और हेडिंग दे दीजिएगा पेरोल प्रोसेस। लास्टिंग बस हम लोग को यही पढ़ना है। लास्ट वन फिर आप चली जाइए। नहीं मैम, कोई और सब्जेक्ट में नहीं जाएगा, उसको पढ़ाई अच्छा नहीं, मतलब हम लोग के बैच पढ़ते हैं अभी नहीं, अभी क्लास में बोलते हैं। फिर कुछ और, कोई और मतलब 2 महीने का 1 महीने का डिप्लोमा करा देते हैं। बट ये सब हम लोग हमारी और ये ऐड ऑन है, वो ऐड ऑन को कुछ तो होना चाहिए ना। The thing is, see, the thing is, okay, okay, you wrote down these things?